मैंने 1975 में दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज से साइकोलॉजी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक सेकंड राठी जी, ये थोड़ा सा इधर को हो जाना। नहीं, मैं घुमा दूंगा जी तो कैमरा। नहीं, अब ये जो बोल रहा है ऐसे ही बोलते रहे, बोलते रहो जी जैसे बोल रहे हो। और उसके बाद 1 जनवरी 1976 को मैं डीएवी पीजी कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यूजीसी के एक प्रोग्राम के तहत एक ट्यूटर के रूप में मैंने शिक्षक की सेवाएं शुरू की। करीब 5 वर्ष। तो ये विषय आपका साइकोलॉजी रहा? जी, ठीक है। 5 वर्ष मैंने वहाँ शिक्षण कार्य किया बीए के स्टूडेंट्स के लिए, और इस विषय को और अधिक गहराई से जाना, समझा, क्योंकि एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के लेवल में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। वहाँ पर जो विशेष चीज़ मुझे आज भी मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, बहुत विद्वान लोगों के बीच रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, खुद को और दूसरों को जानने का मौका मिला। जी धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना प्रारंभिक परिचय कैसे आपने शिक्षक के रूप में शुरुआत की। गुरुजी, आज हम यहाँ मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग जानना चाहते हैं कि कैसे उसको आम आदमी, आम माँ बाप, कोई भी सुनने वाला हमारा दर्शक कैसे उसका फायदा, उसका उपयोग, उसका सकारात्मक प्रयोग जीवन में कर सकता हो। यदि हम जीवन को 4 भागों में बांटे, एक बचपन का भाग हमारा हुआ 5 से 10 वर्षों का, 12-13 वर्षों का, टीन एज जहाँ से शुरू होती है। उसके बाद फिर यदि हम टीन एज के बाद चले, वयस्क का जीवन होता है। उसके बाद में फिर हमारा जो बुढ़ापा है, हमारे जो बुजुर्ग है, वो भी जीवन का एक भाग है, और सभी भागों की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। तो उसमें यदि हम पहले भाग में लें, जो हमारे छोटे बच्चे जिनका अभी मानसिक और शारीरिक विकास लगातार हो रहा है, वो स्कूल के माध्यम से भी हो रहा है, घर पे भी वो सीख रहे हैं, समाज में भी सीखते हैं। तो वो जो बच्चे हैं हमारे 5 से 13 वर्ष के बीच के, वो कैसे माँ बाप उनको क्या सिखाएं जिससे आगे चल के वो एक अच्छे नागरिक, अच्छे बेटे बेटी, अच्छे विद्यार्थी बन सके और समाज को एक दिशा दे सके, वो क्या तरीका हो सकता है? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का मनोविज्ञान अलग होता है बिल्कुल। एक तो उसके शारीरिक मानसिक ढांचे में निरंतर बदलाव आता है। स्थिरता उम्र के साथ धीरे धीरे आती है। प्रारंभ में उसके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो पांचों ही जो भी सूचनाएं उसके माइंड को भेजती हैं, वो उन्हें शॉर्ट आउट नहीं कर पाता। तो पहली समस्या यहाँ खड़ी होती है, जो सूचनाएं उसे मिल रही हैं, वो समस्याओं में से उसे उम्र के साथ साथ आगे जा करके उसे शॉर्ट आउट करने की आदत पड़ती है। मेरे क्या लाभ के है, क्या नहीं। तो इस पॉइंट पर पेरेंट्स क्या करें? इस पॉइंट पर पेरेंट्स को करना ये है कि वो बच्चों को वॉच ज़्यादा करें और इंटरफियर कम से कम करें। तो उनकी गलती पे डांटे ना उनको। डांटने का तरीका महत्वपूर्ण है, न कि डांटना। तो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए बच्चे को। बड़ा हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चा एक कोमल व्यक्तित्व है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो कोमलता से बात करें। यहाँ पर हमें एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए कि छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं। बंदर और बच्चा इमिटेशन करते हैं, इमिटेशन करके सीखता है। उसे जो हम बनाना सिखाना चाहते हैं, उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम वो खुद करने लगे। तो उसके लिए रोल मॉडल बन जाएं हम। जैसा हम करेंगे, बच्चा ये जानता ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो जो सामने है उसकी नकल करेगा। अगर हम गाली दे रहे हैं तो गाली सीखेगा, और अगर हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो ज्ञान सीखेगा। तो इसलिए बच्चों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है कि जो हम उन्हें सिखाना बताना चाहते हैं वो खुद अपने व्यवहार में उतार लें, हम उसको इमिटेशन का मौका दें, इम्प्लीमेंट करें और उस इमिटेशन का मौका दें।
तो यही वो स्कूल सीखते हैं, यही वो घर सीखते हैं, तरीका एक ही है। वहाँ पर उनके आइडियल मॉडल जो माँ बाप हैं उनमें से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं और परिवार के सदस्य हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसे जा कर के आगे उसका शिक्षक के लिखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का, ये सब बच्चा बड़ी कीनली वॉच करता है। ये बिल्कुल आप गुरुजी सही कह रहे हैं। जब हम रनछाड़ आपके पास पढ़ने आते थे तो हम आपके पीरियड का इंतजार करते थे, 5वां या 6ठा पीरियड कब लगे। बाकी पीरियड्स भी हम पढ़ते थे, लेकिन हमें इंतजार होता है कि राजेंद्र सिंह राठी जी आएंगे, अब साइकोलॉजी पढ़ेंगे उनसे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, जीवन में कहाँ कैसे क्या घटना है, जो आप बता रहे हैं। यहाँ भी ये बात लागू होती है कि हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आप जरूरी नहीं कि हर इंसान मनोविज्ञान पढ़े या उसका डीपली अध्ययन करे, लेकिन ये मोटे मोटे इस तरह के बिंदु हैं जिन्हें बड़ी आसानी से अपने लाइफ में और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनके सामने अच्छी चीजों का रोल मॉडल दिया जाए, जो भी हम करेंगे। लेकिन गुरुजी जिंदगी में घटनाएं तो बुरी भी होगी ना, तो उनका सामना कैसे करें? वो एक उपाय है, इफेक्ट तो आएगा उपाय के रूप में। फिर जैसे बच्चे को हमने सिखाया कि सदा सत्य बोलो, लेकिन कहाँ नहीं बोलना, झूठ भी बोल के कभी कभी जीवन में आपको बचना है। आज का हमारा जीवन इस तरह का है जहां जाने अनजाने हम बहुत बार झूठ भी बोलते हैं, जी, दूसरों को बोलते हुए देखते हैं, और अगर वहाँ बच्चा है तो हम कई बार इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं उसका बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ रहा। फ्राइड कहते हैं कि हम नादान हैं कि उन्हें नादान मान रहे हैं। वो भले ही सब बात को एक्सप्लेन करना नहीं जानते, लेकिन स्टोर सब कुछ हो रहा है उनके पास, करते हैं, स्टोर करते हैं, और कल उनकी पर्सनैलिटी की बिल्डिंग बनने में ये एक महत्वपूर्ण ईंट का काम करता है। तो ये सोशल सॉफ्टवेयर उनका डेवलप हो रहा है, यदि हम आज की भाषा में कंप्यूटर वर्ल्ड जो चल रहा है उसके दृष्टि से कहें। अब सर हम आते हैं कि दूसरा जो हमारा एक उससे अगला एज ग्रुप चलता है टीन एज, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने आवेग और तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल बड़े मनोवैज्ञानिकों उन्होंने कहा कि इट इज एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान की आवेग की अवस्था, एनर्जी पूरी होती है। अब वहां बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती है, वो बच्चा पेरेंट्स की सुने या अपने दोस्तों की सुने या फिर अपने टीचर्स की सुने, ही और सी इज कंफ्यूज्ड नाउ। अब क्या किया जाए उस बच्चे का मार्गदर्शन? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक बात यह आती है कि हम हर बार जो हमने बच्चे से कहा, किसी आदेश के रूप में, किसी कथन के रूप में या कुछ कार्य करने के लिए, और कई बार बच्चा उसे नहीं करता, यानी उसको अवॉइड कर देता है, वो मानता ही नहीं। हम इस गलतफहमी में रहते हैं अधिकांश भारतीय लोग कि हमारा बच्चा बातों को सुन नहीं रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, जानबूझ करके कर रहा है। असल बात यह है कि उन दिनों उसकी बॉडी और माइंड में इतनी तेजी से बदलाव आ रहे हैं कि वो ये जानने में लगा कि व्हाट एम आई। तो ये बड़ी बात है कि वो वहां खुद पे रिसर्च कर रहे हैं। आपकी बात उसकी कान से अंदर जा रही है, लेकिन माइंड उसे कलेक्ट और एनालाइज नहीं कर रहा, इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। जी, वो खुद को जानने में लगा हुआ है। मेरी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं ये हार्मोनल चेंजेस जो लाभकारी हैं, हानिकारक हैं, काम आएंगे नहीं आएंगे, ये कोई बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ कौन से गाइडेंस की जरूरत वो है? अधिकांश समय अपने खुद को जानने में लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम उसे सुनाए कम, उसकी सुने ज्यादा। दर्शकों, ये बड़ी बात कही गुरुजी ने कि जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं 13 से 18 के, जो 19 तक जो है, उन्हें सुनने का मौका दिया जाए, ना कि सुनाने का, ताकि वो अपनी पर्सनल समस्याओं को वहां उठा सके, बता सके, रख सके उस बात को। वो उन्हें एक मंच, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे बच्चे भटके ना और कहीं गलत संगत में ना पड़ जाएं। जितना ज़्यादा हम उन्हें एक्सपोज होने का मौका देंगे, उनकी सुनेंगे, जी, उनके मन में न केवल ये होगा
कि मेरी बात पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि एक सेटिस्फेक्शन भी वो महसूस करेंगे। आप भी इम्पोर्टेंट है कहीं जी हाँ। सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए। हाँ, अगर हम केवल अपनी बातें कहते रहेंगे तो बच्चे के अंदर एक गांठ बनती चली जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, आई एम नथिंग। यस, इसलिए वो बाइक तेज चला के या बुलेट में वो जो वहाँ अपनी एनर्जी को जहां कहीं उसे मौका मिलेगा, जिस एनर्जी को हमने चैनलाइज होने का मौका नहीं दिया, वो उस एनर्जी को वहां चैनलाइज करेगा जहां कई बार वो उसके और दूसरों के लिए हानिकारक हो। डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, कंस्ट्रक्शन की बजाय। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी एक घटना घट गई यहाँ दुर्भाग्य से। एक टीनेजर बच्चा जो बड़ावद का, अमृत शर्मा, जी उसको जो है वो आरोप है कि वो पास के गांव में दोस्तों ने बुलाया जी और वहां उसके साथ में दर्दनाक घटना होगी, वो इस दुनिया से चला गया। जी अब वे बच्चे भी टीनेजर थे, ये भी टीनेजर है। जी तो यहाँ हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि दोस्ती को जो बच्चे है उसे कितना सीरियस ले लें। वो यहाँ पर दोषी वे बच्चे जिसके साथ घटना घटी और जिन्होंने की, वो बाद में दोषी हैं। उससे पहले वो समाज दोषी है जिन्होंने उनके पनपते हुए जीवन में वो ध्यान नहीं दिया जहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। वे कहाँ बैठते हैं, किन से बात करते हैं, कैसी बात, हाँ कैसी बात करते हैं। वही जो मैं पहले कह रहा था कि वॉच मोर इंटरफियर लेस, वॉच मोर इंटरफियर लेस, से अधिक निगरानी, खास तौर से टीनेजर्स के ऊपर माँ बाप को विशेष रूप से और बाकी समाज के लोगों को भी अधिक से अधिक निगरानी और उनकी तरफ ध्यान रखना जरूरी है। दखलंदाजी केवल तब करो जब सर्वाइव करने की प्रॉब्लम आ रही हो, वरना जब तक बच्चा गिरेगा नहीं, उसे उठने की टेक्निक नहीं पता चलेगी, दर्द का पता नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो मजबूत भी तभी बनेगा। जिन जिन बच्चों को दुर्भाग्य से बचपन में कोई सहारा देने और सपोर्ट देने वाला नहीं मिला, जी, आप उनका एग्जाम्पल उठा करके देखें, या तो वो कोई महान व्यक्ति तो बने या फिर शुरू में ही खत्म हो गए। तो ये जो टीनेज है, अभी इसमें बॉयज की अलग प्रॉब्लम्स है, गर्ल्स की अलग प्रॉब्लम है। जी, तो दोनों के लिए आप 2 या 3 बातें ऐसी बताएं जिससे वो बच्चे सुने, समझें और अपने जीवन को स्थायित्व की ओर ले जाएं, अपनी उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में लगाए, डिस्ट्रक्शन ना होने दे। देखिएगा यहाँ फिर से रोल आता है समाज का ही, जिनमें गार्जियन और टीचर और दूसरे लोग आते हैं। यहाँ पर हम अगर अधिक से अधिक बच्चों की निगरानी कर रहे हैं तो हमें बड़ी जल्दी ये मालूम पड़ जाएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ वो सही रास्ते पर जा रहा है, कहाँ उसे सुधार की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम उपाय के रूप में बताएं तो सबसे बढ़िया उपाय है कि उनकी संगत का उन पर सबसे अधिक असर पड़ता है। बिल्कुल, अ पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। उस एज में स्पेशली उनकी कंपनी किन बच्चों के साथ है, तो कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी को वॉच करके नेगेटिव कंपनी सोच वाली कंपनी को अगर उनसे दूर किया जाए और अच्छी कंपनी और अच्छे बच्चों के साथ उन्हें जोड़ा जाए तो बड़ी जल्दी बच्चे के पर्सनालिटी में चेंज दिखाई देती है। बर्बाद होने में भी देर नहीं लगती और अच्छा बनने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, आपने इस पे भी, बचपन पे भी आपने अपनी बातें रखी, मनोवैज्ञानिक ढंग से हम कैसे उनको सजाएं संवारें उनके भविष्य को। फिर आप टीन एज पे भी बता रहे हैं। अभी जो गर्ल्स का और बॉयज की जो फ्रेंडशिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें फ्रेंडशिप का वो दौर चलता है, उसको कैसे समझे बच्चे कि कौन अच्छा फ्रेंड है, कौन बुरा फ्रेंड है। असल में बच्चों के साथ में यहाँ पर एक निगेटिव बात ये रहती है कि एक तो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं साथ के संगी साथियों के ऊपर भी, उनमें से कुछ गलत परिवेश के कारण, गलत संगत के कारण पहले से ही कुछ निगेटिव सोच वाले बच्चे या कुछ खराब आदतों वाले बच्चे हो सकते हैं, जो उनके सीनियर भी हो सकते हैं, वो कई बार बिल्कुल क्लोज सर्किल वाले भी होते हैं। वहाँ भी बच्चे से ज़्यादा रोल गार्जियन का है कि वो ये हर वक्त ध्यान रखें बच्चा किन के साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस किस तरह का बर्ताव कर रहा है। और अगर कहीं आपको कोई ऐसा पॉइंट या ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो हानिकारक हो सकती हैं
तो टाइमली उन्हें सॉर्ट आउट करें और उनसे बच्चे को दूर करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है गुरुजी, अब हम अगले सेक्शन पे चलें जो वयस्क जीवन आ गया, एडल्टहुड 21+ का। वहां जो चैलेंजेज आते हैं, या महिला हो या पुरुष हो, 3 चैलेंजेज हमें लगते हैं। एक जॉब का लेनी है, फिर उसको करना कैसे है। दूसरा फैमिली के चैलेंजेज हैं। तीसरा जो सोसाइटी है उसमें हम अपना रिगार्ड सेफ करें, एक अच्छा स्थान रखें। ये तीनों चैलेंजेस बिना स्ट्रेस के, वो कैसा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा जिससे हम उसको अच्छा बना सकें। यहाँ पर 2 बातों पर हमें ध्यान देना होगा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। कौन प्रभावित हो रहा है और कौन कर रहा है। कौन प्रभावित हो रहा है और कौन कर रहा है। चाहे वो जॉब का लेवल हो, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने ऑफिस बियरर से, अपने कलीग से और अपने सराउंडिंग से। मान लीजिएगा आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। वहाँ पर अलग अलग मेंटलिटी, अलग अलग योग्यता, अलग अलग सोच के लोग आते हैं। ठीक है। एक सफल कर्मचारी वह है जो या तो खुद को दूसरों के अनुसार ढाल ले या दूसरों को अपने अनुसार ढाल ले। ठीक है। ये आपकी योग्यता है। आप कौन सा चूज करेंगे? आप कौन सा चूज करेंगे, और आपकी वाणी, आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट वाली होगी, आपके लिए ये काम और भी आसान हो जाएगा। ये तो हो गया जॉब का। इसके अलावा जो मैरिड लाइफ है उसमें भी 2 पक्ष हैं, पति पत्नी हैं या परिवार के और दूसरे बड़े सदस्य या बच्चे भी हो सकते हैं। उन सब के साथ आपकी बढ़िया से बढ़िया तालमेल होगी। पहले आपको आपस में दोनों की जो तालमेल है वो जितनी बढ़िया ट्यूनिंग, जितनी अच्छी तालमेल उन दोनों की होगी तो वो लाइफ में सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। और यदि डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है तो तब सेटिस्फैक्शन उनकी पावर होगा, उनकी ताकत होगी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। वहीं से तय होगी उनका, वहीं से तय होगा। और अगर वो खुद ही कंफ्यूज और पजल्ड हैं, ठीक है, तो उनके दूसरों के साथ संबंध बिगड़ने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वही सेंटर है, फिर वही सेंटर है। इसलिए जितना एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के अनुसार जल्दी से जल्दी वो ढल जाएं, बदल जाएं, एडजस्ट हो जाएं, तो वो उनके और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। इसके अलावा गुरुजी अब हम अगली यदि बात पर आए, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो सकता है, दर्शकों देखने में भी फिर थोड़ा टाइम लगता है, तो हम शॉर्ट में भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। जो ओल्ड एज में अभी हम आते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्ग है, सबसे पहले वो जो चीज़ फेस करते हैं वो जनरेशन गैप होता है। वो उस पीढ़ी के है जब चिट्ठियाँ चलती थी, कागज चलते थे, अब इंटरनेट चलता है, कंप्यूटर चलता है, मोबाइल चलता है, 5G 6G टेक्निक आ रही है, AI आ गई है। अब हमारे बुजुर्ग उस लाइन से बहुत दूर है और ये जनरेशन आ गई है वाली है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कैसे इसको कोप अप करें हम? यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले ध्यान देने के वाला बिंदु है, एजिड ग्रुप के लोग 60+ वाले जो भी हैं, वो इमोशनली बड़े भावुक हो जाते हैं और उनमें भावुकता का ग्राफ एज वाइज बढ़ता ही जाता है। अभी आप 60+ हैं, 70+ हैं आप? जी हाँ। आप में कितना है साहब? मैं एक मनोविज्ञान का आदमी होने के नाते बैलेंस करके चल रहा हूँ, इसलिए वो उतना इफेक्ट मुझे नहीं कर पाता, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करता है। अच्छा। ये लोग बड़ी जल्दी बच्चे की तरह बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो बचपन और 55 एक जैसे? बिल्कुल। इनका मनाना भी आसान है और इनका नाराज होना भी बड़ा आसान है। इसलिए यहाँ पर समाज के जो बाकी लोग उनके सराउंडिंग में हैं, उन सबको, फैमिली मेंबर्स जो हैं, हाँ, इन्हें हैंडल करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके इमोशंस को कहीं ठेस ना लगे, और अगर लगे तो उससे जल्दी से जल्दी रिपेयर करने का प्रयास किया जाए, जिससे इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। इमोशनल सिक्योरिटी मस्ट है। बच्चे में भी बच्चा माँ बाप से
केवल खाना, कपड़ा और दूसरी जरूरी चीज़ें नहीं मांगता, उनसे बड़ी मनोवैज्ञानिक खुराक होती है अफेक्शन। जिन बच्चों को भरपूर खुराक बचपन में अफेक्शन की मिलती है, उनकी पर्सनालिटी अलग बनती है, और जिनमें उनका अभाव रह जाता है, बड़ों के होते हुए या ना होते हुए, पूरे जीवन उनके अंदर उसका एक अभाव उनकी पर्सनालिटी में अपना इम्पैक्ट। गुरुजी, अब मोबाइल तो बैठने नहीं देता ना सबको, सब अपना लेकर बैठ गए मोबाइल में एक नई कल्चर पैदा हुई ये है एक घर में बैठे हम सब कि पहले बच्चे सामूहिक परिवार में या कोई एकल परिवार में जो पलते थे, वहाँ बच्चों में इंटरेक्शन के कारण हम और हमारा की भावना पैदा होती थी। उनके बुजुर्ग अक्सर परिवारों में शाम को सारे परिवार के बच्चों को अपने पास बैठा कर, लिटा कर, किसी को गोद में, किसी को साइड में, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कुछ कहानियां सुनाते थे पूर्वजों की, कुछ महापुरुषों की, कुछ अपने परिवार की। ये कमाल हो गया गुरुजी कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गया घर में भी। तो बच्चों को सोशल इनहेरिटेंस, जो विरासत थी, वो उन बड़ों के द्वारा बड़ी आसानी से मिल जाती थी, तो इजी सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से। इजी मेथड है जिससे विरासत को ट्रांसफर किया जाए उन बच्चों को। वो ही नेचुरल मेथड था। आज उनका बाबा दादा मोबाइल है, जो दादाजी कहेंगे बच्चों पर उसका असर पड़ता है। आज बच्चों की पर्सनालिटी मोबाइल के अनुसार ज्यादा ढल रही है। तो इसके बिना तो अब रह नहीं सकता ना कोई। नहीं, बिना उसके नहीं रह सकता, लेकिन ये बड़ों का रोल है। अब यहाँ बड़े फिर आ गए ना फिर। हाँ, बिना बड़ों के बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बड़ों का रोल है कि वो उनके लिए उसे सॉर्ट आउट करें, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, गवर्नमेंट सेंसर करे उन चीजों को। हाँ, अभी कई दिन पहले आपकी बात बीच में रोकूं, 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उससे कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट या बैन करने की बात कर्नाटक सरकार ने की है। कई देशों में ऑलरेडी हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, में हो चुकी है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट लेवल पर भी हमारे यहाँ भी जितनी जल्दी ये स्टेप ले लिया जाएगा, तो हम उन बच्चों को कई उन प्रॉब्लम से जो इस बचा ले जाएंगे उनको। मोबाइल के थ्रू हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन भयानक समस्याओं का आगे सामना करना पड़ेगा। तो दर्शकों देखिए, बड़ी बात गुरुजी बता रहे हैं कि बीमारियां पैदा करेगा ये मोबाइल फोन अच्छा भी है और बुरा भी है, और इससे आगे क्या क्या हो सकता है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो बच्चा वहां से बहुत जल्दी सीख के अपने अंदर रख लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, फीड कर लेता है, तो उसको कैसे सरकार भी उस पर एक्शन ले, घर भी एक्शन ले, समाज भी उस पर एक्शन ले, ये आपका कहना है साहब? उसमें मतलब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो बच्चा बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसके टच में ना रहे, ब्रेक उसे देखते फिजिकली और मेंटली कई बीमारियां पैदा करेगा, जिनमें मेंटल हैक होना, मेंटल डिस्टर्ब होना, आंखों का खराब होना आती है, खबरें न्यूज़पेपर में आ रही हैं, कॉमन है, और सुसाइड तक के केस बच्चों में आ रहे हैं। एक एक्सपर्ट तो एक दिन ये कह रहे थे कि एक अलग से ऐसे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे जो केवल मोबाइल फोन डिजीज को ही हैंडल करेंगे। ये मैं जो कह रहा था अभी कुछ देर पहले कि ये नौबत एक भयानक बीमारी के रूप में जल्दी हमें देखने को मिलेगी, ये उसी की तरफ इशारा है कि हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते जिन जिन समस्याओं को आगे इन बच्चों में आने वाले दिनों में ये मोबाइल पैदा करके। तो इस पर दर्शकों को हम जो बता रहे हैं बातें कि अब उस समस्या को आने से पहले ही उसे बच्चे को मिनिमाइज करें, उसके टच में रहने के लिए कम से कम जितना टाइम वो उसके पास रह सके उसे क्रिएटिव वर्कों में लगाएं, फील्ड में ले जाएं, खेल कूद में ले जाएं, या कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, ग्राउंड के जो एक्टिविटी है फुलवारी दिखाने के लिए जाएं, या कुछ सुनाने के लिए ले जाएं। इनएक्टिव ना रहने दें उनको। दोस्त उन्हें अच्छी किताबों के आगे बुक रीडिंग सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है एक बच्चे के मानसिक विकास का, माता पिता और परिवार के अलावा। अच्छा, एक गुरुजी बड़ा बहुत ही हम्बल होकर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें मेरे पिताजी भी इसी उम्र में हैं, आप भी हैं, एक पूरा एज ग्रुप है, उसमें किसान भी है, उसमें आप शिक्षक रिटायर हो गए, उसमें कर्नल भी रिटायर हो गए, डॉक्टर्स है, आईपीएस है, आईएएस है, वो सब अनुभव भी है उनके पास, एजुकेशन भी वो लेकर बने ही थे। अब लाइवलीहुड की भी समस्या नहीं है, जीवन यापन के लिए पैसा भी आ रहा है, फैमिली अपनी सेटल हो चुकी है, बच्चे कामयाब है। बुजुर्ग हमारे
समाज सेवा के लिए अपने अपने लेवल पे, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं मानता हूं कि ये आप एक समाज सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से। अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं। कल कोई फौजी रिटायर होकर आता है और वो ग्राउंड पे बच्चों को लेकर उनकी ट्रेनिंग देता है उन्हें, वो उसकी सोशल सर्विस है। जी। कोई रिटायर्ड टीचर है, वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, या कोई डॉक्टर है, वो उन लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है जो कहीं लूट ना जाए मेडिकली, सक्षम नहीं। तो वो भी सोशल सर्विस है। तो हमारे जो बुजुर्ग है इतने मजबूत, इतना सब आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से होने के बावजूद समाज में सेवा के लिए क्यों नहीं जाते? क्यों घर पर उन्हें सब कुछ घर ही प्यारा लगता है? इसके पीछे एक तो हमारे समाज में बच्चों के पालन पोषण का जो तरीका है वो हमने थोड़ा सा उससे डेविएट कर दिया है। कैसे? प्रकृति से दूर ले जा करके उनके माइंड को शुरू से ही एक नोट कमाने की मशीन में हम उन्हें उनकी पर्सनैलिटी को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। यानी मनी माइंडेड, मनी फोकस्ड उन्हें बनाया जा रहा है। बच्चों को हम मानवता, इंसानियत और मानवीय गुणों से भरपूर जो जीवन होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके जो मूल्य थे उनका कहीं आज के हमारे समाज की वार्तालापों में जिक्र तक नहीं हो रहा। क्या कारण मानते हैं आप? भाग्य की बात है। ये मनोविज्ञान की समस्या है या समाज शास्त्र की? नहीं, ये समाज शास्त्र की समस्या के साथ मनोविज्ञान की भी समस्या है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि बच्चा वाच करता है, बड़ों को नकल करके सीखता है। तो वो बातें अगर हर समय धन कमाने और उनके साधनों की जिक्र करेंगे, भौतिकवाद की ओर ले जाएंगे उन्हें, तो बच्चों में नैतिक मूल्य उभरने के एक अच्छे इट विल हैपन इटसेल्फ, अपने आप होगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तरीका है कि जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं वो खुद बनना पड़ेगा, रोल मॉडल देना पड़ेगा। और अगर हम ही हर वक्त मोबाइल लेकर के बैठेंगे, जैसा कि कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे वाच कर रहे हैं, हम किस मुंह से फिर उन्हें रोकेंगे और ना रोकेंगे? तो पहले खुद बने। उपाय यही है कि शुरुआत हम करें, अपने आप को उस लिमिटेशंस में लाएं, डाइवर्ट करें, अपना भी टाइम इन्वेस्ट करें उन क्रिएटिव वर्कों में, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए, कुछ न कुछ नया सीखने को मिले और बच्चों को इस तकनीक से दूर रहने का मौका मिले और नेचुरल एटमॉस्फेयर। गुरुजी, कोई ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों पे जो आपको लगता है कि हमने ऐसा किया और वो बच्चे गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ गए? कोई आपके जीवन का ऐसा अनुभव? नहीं, इन 40 वर्षों में? इन 40 वर्षों में मैंने ज्यादा ऐसा अगर किया तो अपने विद्यालय में ही किया। SLB इंटर कॉलेज रंछाड़, हाँ, मुजफ्फरनगर भी DAV कॉलेज में, और यहाँ भी किया। क्योंकि मैंने ये देखा कि एक टीचर अगर सही मायने में अपने आप को प्रेजेंट करता है तो बच्चों का लगाव माँ बाप के बाद में सबसे अधिक एक टीचर के लिए, और रेस्पेक्ट भी होती है। और अगर तो कोई अपने जीवन का ऐसा अनुभव हो आप संक्षेप में बताना चाहते हो? वो अगर वहां पर अपने उन खूबियों को बच्चों के उस लगाव का सहारा लेकर उन तक पहुंचाने का प्रयास कर दे तो बड़े आसान तरीके से उन बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप और चेंज हो जाए। तो वो जो भविष्य के चैलेंजेस आते हैं बच्चों को, +2 तक आपने पढ़ाया और चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं वहीं से। वैसे तो चैलेंज बचपन से ही होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ याद आता है। हाँ, वो दें आप सब। एक बच्चा, जब मैं DAV कॉलेज में टीचिंग कर रहा था तो एक दिन मेरे पास डिपार्टमेंट में आया। वो कहने लगा, सर मुझे पढ़ना है ट्यूशन। ठीक है, आपसे? हाँ, उन दिनों मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे सैलरी बहुत कम थी तो मैं ट्यूशन भी कर लेता था। मेरे पास कुछ अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे, 2-4। ठीक है। वो बच्चा बहुत गरीब था। उसने बताया, मैंने कहा बेटे हम आपको पढ़ाएंगे। उसने कहा सर मेरी 2 प्रॉब्लम है, एक तो आप मुझे पैसा कम ले लेना और दूसरा जब मैं जो मुझे टाइम चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा दे दें। यानी पैसे कम घंटे ज्यादा। तो हमने उसे कहा देखो बेटा, उसने बताया सर मेरे परिवार में केवल मेरी एक अंधी माँ है और कुंभकार परिवार से वो बच्चा था। उसने कहा कि मैं ही बर्तन बनाता हूँ मिट्टी के, उन्हें पकाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, मेरा परिवार मेरे ही द्वारा चला, तो इसलिए मुझे आर्थिक परेशानी है।
तो एक टीचर के नाते हमारा रोल था, हमने कहा बेटे जहाँ तक सवाल पैसे का है हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आपने उसको बढ़ाया। दूसरा ये कि डिपार्टमेंट में जब तक मैं हूँ, क्लासरूम से बाहर जो भी मेरा टाइम है वो आपके लिए होगा। आप पढ़ें अधिक से अधिक और मैं पढ़ूं अधिक से। ये तो आपने नीडी बच्चे की बात बताई। मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा बिगड़ गया हो तो मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने एक शर्त रख दी उस बच्चे के सामने। हाँ जी। मुझे 5 साल 10 साल बाद कभी मौका मिलते ही ये बताने आओगे कि मैंने क्या किया। मैं ये चाहता हूं, मतलब जब आप सफल हो जाओ, आप अपनी उस अंधी माँ का ऐसा सहारा बने जिसे देखकर दूसरों को भी सीख मिले और वो अच्छा बनने की तरफ एक आप एग्जाम्पल सेट कर दें समाज में। जहां तक बुरे बच्चों का सवाल है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़े जो आगे जाकर के बहुत बड़े क्रिमिनल भी बने। आपके सामने पढ़े जी। तो आप फेल नहीं हो गए साहब उसमें? जी, फेल होने का कारण ये था कि वो मेरे टच में तो रही नहीं, उन लोगों के टच में चले गए जहां बुराई ही परोसी जा रही। तो ये उन बच्चों का दुर्भाग्य रहा। संगत का असर हर इंसान पर पड़ता है, संगत की रंगत आ गई उन पे, और उन पर ज्यादा पड़ता है जो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें कम होता है, यानी आत्मविश्वास कम, तो बिगड़ेगा जल्दी। वो दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाएंगे। उन्हें देर में जाकर के पता चलेगा कि मुझे गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, और तब तक देर हो चुकी है। यहाँ पर भी उन लोगों का रोल बनता है जो उस टाइम आंखें मूंदे बैठे रहे जब उनकी निगरानी की उस बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने आज इस पहले हमारे कार्यक्रम में कोशिश की हमने दर्शकों को ये बताने की कि कैसे मनोविज्ञान भूमिका निभाता है। शिक्षा के साथ साथ जीवन में मनोविज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे वो हमारे जीवन को बदलता है। आज श्री राजेंद्र सिंह राठी जी, पूर्व प्रधानाचार्य SLB इंटर कॉलेज रंछाड़, हमारे बीच में आए। आगे भी हम इनसे ऐसी जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं बच्चों की है, कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन भी उन्हें लेने की कोशिश करें, बिना नाम लिए उन समस्याओं को सुलझाकर उसका सॉल्यूशन आप हमें दें गुरुजी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है। अंत में कोई आपका मैसेज पेरेंट्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए क्या है, वो जरा आप दें। यही है कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम अपने बच्चों के रहन सहन, खान पान और दिनचर्या को जितना प्रकृति के करीब रखकर सहज ढंग से उन्हें गाइड करते हुए एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, इतना और कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं, नेचुरली उनको ढला जाए। थैंक यू साहब, आप हमारे बीच में आए गुरुजी। दर्शकों धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से देखा सुना और जीवन में आप इसका उपयोग करें। सभी को नमस्कार।